नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेचर लवर्स ब्लॉग। और आज हम सॉल्व करेंगे पीसीएस 2021 लोअर, जो अभी 12 दिसंबर 2021 को हुआ था पेपर। मेरे पास 20 सेट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें प्रीवियस पेपर क्यों सॉल्व करने चाहिए और कैसे सॉल्व करने चाहिए। काहे कि पेपर सेम टू सेम नहीं आता, मगर उससे ही रिलेटेड आता है। जैसे किसी क्वेश्चन के दे दिया गया है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 यानी प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिला थी, यानी 1000 पुरुषों में कितनी महिला थी। तो जैसे यहाँ पूछ लिया कि भारत में 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं थी, तो वो 940 रहेगा। वैसे ही अगर पूछ लेता कि उत्तराखंड में 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं थी, तो हम उसका आंसर बता पाते कि 963 महिलाएं 1000 के मुकाबले उत्तराखंड में हैं। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी पेपर को हम ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जो हमारे माइंड में एक बार सेट हो जाएं कि भविष्य में वैसे क्वेश्चन आए तो हम उसका जवाब दे पाएँ। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया, पहले क्वेश्चन का आंसर 940 है। यहाँ हम और जान लेते हैं कि उत्तराखंड में जैसे 1000 पुरुषों में 963 महिलाएं हैं, तथा अल्मोड़ा एक ऐसा ज़िला है जिसमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं हैं, मतलब यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इसे लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, हम जनगणना के बारे में भी जान लेते हैं। जनगणना का मतलब होता है एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे पहले हमारे देश में जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। अंग्रेज़ों के समय में हुई थी 1872 में। उसके बाद जो नियमित रूप से जनगणना हुई वो 1881 में हुई थी, जिसके बाद से निरंतर 10-10 साल में जनगणना होती आ रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी तब 84 लाख थी। आज 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब जो अगली जनगणना आएगी उसके अनुसार अभी नया डाटा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हम अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जिसमें सबसे पहला है कि पंजाब हिमालय, कि क्या पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसको हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो सिंधु नदी है वो पश्चिमी हिमालय से निकलती है, जिसे हम पश्चिमी हिमालय यानी पंजाब हिमालय को हम पश्चिमी हिमालय भी कहते हैं। और इसी हिमालय में सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी भी निकलती हैं। तो दोस्तों, मतलब हिमालय, पंजाब हिमालय है जो, उस पे सिंधु एवं सतलज नदी दोनों हैं, इनके मध्य ही पंजाब हिमालय है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन है, क्या कहते हैं, कंचनजंगा है। तो ये था पहला आंसर, यानी पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ की यमुना यानी कुमाऊं हिमालय यमुना एवं काली नदी के मध्य है क्या। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। कुमाऊं हिमालय यमुना और काली नदी के बीच में है। हम जानते हैं कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जो उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर है, गढ़वाल पोर्शन में पड़ती है। और दूसरी है जो काली नदी है। काली नदी की उत्पत्ति हम जानते हैं पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से निकलती है, जो मैदान में आने के बाद शारदा नदी कहलाती है और बाद में सरयू से मिलती है और अंत में गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन भी सही है कि कुमाऊं हिमालय यमुना एवं काली नदी के मध्य है। यमुना नदी ही आगे चलकर दिल्ली, मथुरा, आगरा और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदी के मध्य है क्या। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। नेपाल हिमालय रावी नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य बिल्कुल भी नहीं है। रावी नदी हिमाचल में बहती है और हिमाचल के बाद बीच में उत्तराखंड आता है, फिर नेपाल आता है। तो दोस्तों, ये आंसर
बिल्कुल गलत है। यानी और तो ये हमारे इसका यही ऑप्शन हो जाएगा कि क्या कहते हैं, इनमें ये जो जोड़ा है नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदी के मध्य नहीं पड़ता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तब भी हम यहाँ देख लेते हैं कि रावी नदी क्या है। रावी नदी हिमाचल के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो हिमाचल, जम्मू तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम तीस्ता नदी की। तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। और आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही सुना होगा कि तीस्ता नदी में कई विवादित मुद्दे चल रहे हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में, जिसको सॉल्व किया जा रहा है। बंगाल ये कहता है, पश्चिम बंगाल ये कहता है कि हम ज़्यादा पानी बांग्लादेश को नहीं दे सकते, काहे कि अगर उसे देंगे तो हमारे यहाँ के लोग की सिंचाई नहीं हो पाएगी और प्यास से मर जाएंगे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉल्व किया जा रहा है। तीस्ता नदी की सबसे यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि तीस्ता नदी की सहायक नदी क्या है, तो तीस्ता नदी की सहायक नदी संगपो नदी है। तो दोस्तों जो हमारा अगला ऑप्शन है असम हिमालय, क्या असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है? तो जी हाँ, तीस्ता हिमालय वो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। तो यहाँ हम दोस्तों ब्रह्मपुत्र के बारे में भी जान लेते हैं। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत के पुरंग जिले से स्थित मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है, यानी निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे भारत जिसे तिब्बत देश मानता है और चीन उसे अपना पार्ट मानता है। मानसरोवर झील यह एक हमारा तीर्थ है, भारत से कई लोग हर साल जाते हैं मानसरोवर झील में। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी की। तिब्बत में इसे सांपो के नाम से जाना जाता है, जो हाँ बहती है तो इसे सांप कहते हैं। अरुणाचल में इसे डीह कहते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ये फाइनली जब ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलती है तो ये पद्मा कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिरती है। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन था कि इनमें से जो जोड़ा है वो नेपाल हिमालय वाला सम्मिलित नहीं है कि नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदी के मध्य है। इसमें एक ऑप्शन काली और तीस्ता हो सकता था, बाकी वो ऑप्शन था नहीं। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा सही है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ दर्रे दिए हैं जो भारत के दर्रे हैं, जैसे जोजिला दर्रा है, सिपकिलीला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है, बोमिडा दर्रा है और जलेपा दर्रा है। तो इस पे हमसे पूछा गया कि इन दर्रों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो भारत का नक्शा है वो ये है। इस पे हम पहले ये देखते हैं कि पूरब पश्चिम कैसे हम लोग करते हैं। भारत का नक्शा, इस पे अगर हम ऐसे लाइन खींच दें प्लस वाली, तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हमें भारत को इसमें बांटना है। अब उसने कहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर दर्रों को बताइए, यानी इस वे में। तो दोस्तों इस वे में जब हम बताएंगे तो हमें सबसे पहला मैंने हाईलाइट कर रखा है कि जोजिला दर्रा पड़ेगा, फिर सिपला दर्रा पड़ेगा, फिर मुलिंगला दर्रा पड़ेगा, फिर जेपला दर्रा पड़ेगा और फिर बोमडिला दर्रा पड़ेगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आंसर हमारा डी रहेगा, जो 1, 2, 3 और 5, 4 रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे पहला है जोजिला दर्रा, यह ला जो लगता है, ला का मतलब होता है दर्रा। तो जोजिला दर्रा यह लद्दाख में पड़ता है, यानी ये जो दर्रा है ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर में ही पार्ट था लद्दाख, मगर अभी मोदी सरकार ने जब 370 हटाया तो दोनों को अलग अलग एक यानी संघ शासित राज्य बना दिया गया है कि जम्मू कश्मीर एक संघ शासित राज्य और लद्दाख एक अलग बना दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा लद्दाख में पड़ता है। अगला है हमारा सिपकीला दर्रा, जो हिमाचल के किन्नौर ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा हिमाचल है, हिमाचल के में ये है
किन्नौर किन्नौर ज़िले में पड़ता है, जो तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। और दर्रे से हमारे उत्तराखंड में तो खासकर पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का एक जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा जो उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के। इसमें और भी कई सारे दर्रे दिए हैं, मगर हमें अभी क्वेश्चन करना है तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। और उसके बाद आता है जेपला दर्रा, जो सिक्किम को दक्षिण तिब्बत से जोड़ता है। ये आपका जेपला दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। हम लोग अभी भी तिब्बत मानते हैं, बाकी चाइना ऐसा नहीं मानता है। फिर अगला है बोमडिला दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश में रह पड़ता है। तो दोस्तों ये थे दर्रे। इसमें कुछ और दर्रे हैं, जैसे मैं आपको पहले तो उत्तराखंड के ही दर्रे बताना चाहूँगा। नीति दर्रा और लेपू लेक दर्रा, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो उत्तराखंड के हैं, जो कभी अगले पेपर जो अभी आने वाला है हमारा पेपर PCS अपर। तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो पेपर लोअर PCS हुआ है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ये 19 है तो वो 20 आएगा। जैसे इसमें कुछ इससे ही थोड़ी डिफरेंस होगी, क्योंकि कमेटी भी यही होगी। और जैसे कमेटी ने जो ये पेपर बनाया है ये इतना टफ नहीं है। अगर हम लोग इसके मुकाबले SSC वगैरह के एग्ज़ाम देखें तो उनमें ज़्यादा ऊपर स्तर की जीके पूछी जाती है, मगर ये एक जो उत्तराखंड में है बिल्कुल, यानी बिल्कुल लो तो नहीं कहेंगे, मगर एक ठीक ठाक जीके पूछी जाती है। तो दोस्तों जैसे हमारे पास ये दर्रे हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। सबसे पहला ऊपर दर्रा है काकाकोरम दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर जोजिला दर्रा है जो इसमें पूछा ही है। सिपला दर्रा है। रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखंड के 3 दर्रे दिए हुए हैं, मुलिंगला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और फिर आगे हम आ जाएंगे इस साइड में, जो बिल्कुल पश्चिम साइड हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सारे जम्मू कश्मीर में हैं। बड़लाच दर्रा ये हिमाचल में है। और इधर आते हैं तो जैसे जो सिक्किम में पड़ते हैं, नाथुला दर्रा, जो इसमें पूछा नहीं गया मगर बहुत इम्पोर्टेंट दर्रा है। चलिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने देख ही लिया कि हमें इस क्वेश्चन को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है। तो हमेशा दोस्तों आप जब पेपर में हो तो पहले जैसे मान लो हमें थोड़े बहुत भी पता है, हमें सारे आंसर नहीं पता है, मगर हमें जैसे पता है बोमिडा दर्रा अरुणाचल में पड़ता है, और तो इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे। फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे जोजिला दर्रा और सिपला दर्रा में सबसे पश्चिम में था जोजिला, तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन किसके हैं, 3 हैं, तो हम यहाँ फर्स्टली B को काट देंगे। फिर इनमें देखेंगे कि 2, यानी जो उसके बाद अब आंसर आएगा सिपला दर्रा, तो इसमें सारे में 2 2 2 2 2 2 हैं। फिर ऐसे ही मुलिंगला दर्रा है जो उसके बाद पड़ेगा, तो तीसरा आंसर इसमें था, पहले में था और चौथे में था, तो मतलब B भी काट देंगे। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग बनाते जाते हैं। और बोमिडा दर्रा हमें पता है सबसे लास्ट, यानी जो बोमिडा दर्रा है वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हमारा D ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो ट्रिक है जो पेपर में थोड़ा सा टाइम लग जाए, मगर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हम लोग साउथ में चले जाते हैं, और साउथ में जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको अन्नाईमुड़ी कहा जाता है, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन सही है कि दक्षिण भारत की अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। इसको यह चोटी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो भारत के पश्चिमी घाट है उसमें स्थित है। पश्चिमी घाट, जब जैसे भारत का नक्शा लेंगे तो ये पश्चिमी घाट, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पश्चिमी घाट है, जो ये वाला पश्चिमी घाट कहलाता है। मतलब आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट में केरल के जो एर्नाकुलम ज़िले में स्थित है, यानी अन्नाईमुड़ी, इसकी लंबाई 2695 मीटर है। इसको एलिफेंट माउंटेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हैं, जैसे महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा और मुखिथी। चलिए मैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि महेंद्रगिरी है
यानी जो चोटी है यह उड़ीसा राज्य के गजपति ज़िले में स्थित है। इसकी लंबाई है 1501 यानी 1501 मीटर। उसके बाद है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा के बारे में बताना चाहूँगा, यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन में है और इसकी लंबाई है जो वो 1680 है। मतलब हम यहाँ देख लिया कि जो सबसे ज़्यादा है वो अन्नाईगुड़ी की है 2695, उसके बाद 1501 महेंद्र की है और 1680 अरमाकुंडा की है। और मुकुर्थी मुकुर्थी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, आप ये मैप देखेंगे, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 2554। तो ये थोड़ी ही छोटी है, क्या कहते हैं, अन्नाई मुड़ी से, क्या कि अन्नाई मुड़ी की 2695 थी, इसकी 2554 है। तो दोस्तों आपके माइंड में ऐसा भारत का मैप होना चाहिए कि आप उसको जान सको कि हमारे साउथ में कौन से राज्य पड़ते हैं। और सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट है, हमें दो ही चीज़ देखनी है कि साउथ के राज्य और हमारे ईस्ट के, क्या है कि ईस्ट में बहुत छोटे छोटे जो स्टेट हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, इनको आपको स्टेट को इस तरह बिना नक्शे के आप याद ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कभी अगली बार होगा तो मैं मैप के गेम के बारे में बताऊंगा कि मैंने मैप को कैसे सीखा था। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा अन्नाईमुड़ी हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखो दोस्तों, अभी हमसे इससे पहले क्या पूछा था? दक्षिण भारत की। अभी क्या पूछ लिया है हमसे कि उत्तराखंड की। तो अभी हमें क्या बताना है? उत्तराखंड की चोटी बतानी कौन सी। तो दोस्तों ये तो खैर हम उत्तराखंड के जो पेपर दे रहे हैं, उत्तराखंड के स्टूडेंट, उनको साफ पता होगा कि जो नंदा देवी है वो हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो लंबाई है वो 7817 है। और इसी जो मैंने पहले ही बताया था कि पंजाब हिमालय में कंचनजंगा पड़ती है जो सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये सब हमें याद रखना है कि कहाँ है। जैसे इस पे भी मैंने मैप कहा था कि आप जब मैप बना लेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि माइंड में रहेगा कि वो चीज़ कहाँ है। जैसे ये चमोली है, चमोली में ये नंदा देवी पड़ती है। तो इससे याद रखिए। इसी का एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यानी एक और जानकारी है, वो आपको देना चाहूँगा कि 1988 में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें याद रखना कि इसकी लंबाई 7817 है और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी चोटी है। और इसको यहाँ पर ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो चमोली ज़िले में है और 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर दिया गया था। तो नंदा देवी से अभी हमने 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रिपीट कर लिए जो अगर भविष्य में आएंगे तो हम उसे बता पाएंगे। तो चलो आंसर हो गया। तब भी हम इसके अगली और चोटी दी है चौखंबा चोटी। अगर आपने सुना होगा कि चौखंबा चोटी, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये चौखंबा उत्तरकाशी ज़िले में है जिसकी लंबाई 7138 मीटर है। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारी उसकी कितनी थी, नंदा देवी की 7817 और चौखंबा की 7138 मीटर। तो ये उत्तरकाशी में है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा त्रिशूल। त्रिशूल जो चोटी है वो बागेश्वर ज़िले में है और इसकी लंबाई 7120 मीटर है। और अगली है नंदाकोट। नंदाकोट जो चोटी है पिथौरागढ़ में है, इसकी लंबाई 6861 मीटर है। तो दोस्तों आपको ये चोटियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए कि कल अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये चोटियाँ दे दे, नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, नंदाकोट, और फिर आपसे पूछ ले कि क्या कहते हैं ये चोटियाँ किस ज़िले में स्थित हैं, किस यानी उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है, तो हमें इसे पता लगता रहेगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है। तो दोस्तों उत्तराखंड में आपको पता होगा कि 13 ज़िले हैं। हम सबको उन ज़िलों को ऐसे याद करना है कि जैसे ये ज़िले हैं सब, उत्तरकाशी हो गया, 2, 3, 4, 5, आपको ये सब माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। तो जब आपके माइंड में ये रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। जैसे हमें पता है जब आप मैप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आपको ज़िला दिख रहा होगा वो उत्तरकाशी दिख रहा होगा। ऑप्शन में भी उत्तरकाशी दिया है, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्तरकाशी यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका आंसर उत्तरकाशी हो जाएगा। इसमें और ऑप्शन दिए हैं जैसे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ मैप में देखेंगे आप तो पिथौरागढ़ ये पड़ता है बिल्कुल नेपाल और तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास में। इसका भी क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल है 7100 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जब आपके माइंड में पूरे उत्तराखंड के ज़िलेवार मैप रहेगा तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा, जब कोई भी नाम आएगा ज़िले का तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि वो ज़िला कहाँ पर है। तो पिथौरागढ़ का बता दिया 7100 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल है जो, उसका क्षेत्रफल है 5399। पौड़ी दोस्तों यहाँ पड़ता है ये पौड़ी गढ़वाल, और उसी के ऊपर टिहरी गढ़वाल। दोस्तों इधर हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है, इधर हिमाचल पड़ता है, तो ये इधर तिब्बत पड़ता है, इधर नेपाल पड़ता है। तो ये सब हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि कैसे हैं। जब तक आप इसका मैप नहीं अपने माइंड में बनाओगे, जब तक आपके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं घुसेंगी कि कौन सा ज़िला लमसम कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसका छठे का भी जवाब हम लिख देंगे उत्तरकाशी, यानी भौगोलिक की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है उत्तरकाशी है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो दोस्तों अलकनंदा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इससे क्या, जब ये बहती हुई जब नीचे की तरफ आती है तो इसमें कई इसकी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं। चूँकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जब भी आप कभी अलकनंदा के बारे में पढ़ेंगे तो इस पर देखेंगे कि जैसे ये देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलती है तो गंगा कहलाती है। ऐसे ही जब ऊपर से जब ये निकलते हुई आती है तो आप देखेंगे कि जब ये कर्णप्रयाग से निकलती है, यानी कर्णप्रयाग में आके ये पिंडार नदी से मिलती है, यानी पिंडार नदी इसमें मिलती है। तो कर्ण यहाँ खैर हमसे पूछा ही गया है कि कर्णप्रयाग में कौन सी सहायक नदी इसकी मिलती है। तो इसका आंसर, पहले तो मैं आंसर बता दूं कि पिंडार नदी कर्णप्रयाग में इससे आके मिलती है। फिर ये आप इसको और भी चीज़ आगे देखेंगे तो अलकनंदा में ही मंदाकिनी मिलती है जो रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है, यानी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी मिल जाती है। वहीं देखेंगे विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से धौलीगंगा भी मिलती है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जो एग्जामिनर है वो भी जानता है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी नदी इससे मिली है। तो रिपीट कर लेंगे हम दोबारा आंसर अगर इसका बनेगा तो हम देखेंगे कि कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा इससे मिलती है। तो दोस्तों इसको याद रखना कि हमें कैसे है, यानी इसका आंसर देना है और कैसे हमें याद रखना है। तो पिंडार नदी होगी, यहाँ देखिए चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं, भागीरथी भी दे रखी, मंदाकिनी भी दे रखी है, और धौलीगंगा भी दे रखी। मतलब ये चारों नदियाँ हैं जो अलकनंदा से मिलती हैं, मगर कौन कौन से स्थान पे मिलती हैं वो पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इस स्थान पे कौन सी नदी मिलती है, या इस नदी कौन से स्थान पे मिलती है। तो ये 4 दूनी 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने हमसे पूछा है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है। तो दोस्तों हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट के बारे में कभी आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ केवल आपको इस
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT गंगा मैदान व शिवालिक के मध्य पड़ती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ और जानकारी इकट्ठी करके। तो अगला दोस्तों यानी क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित किन जिलों में जनसंख्या आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों यहाँ बताऊंगा, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले हमें उस ज़िले का नाम लिखना है जो जनसंख्या कम है, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की। तो इसका वैसे सबसे जो यानी इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर आएगा, पहले वो आंसर सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में, लेकिन हमें स्टार्ट से वो करना है। तो दोस्तों जब आपके पेपर दे रहे हो तो आप इनमें ये लिख लिया करिए सबसे कम किसकी जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की, यानी रुद्रप्रयाग को 1 कर लीजिए, यानी रुद्रप्रयाग किस में है, 3 में है। तो 3 कौन से आंसर हैं, यानी ये जो 2 आंसर हैं A और B कट जाएंगे। अब हमें 3 में देखना है। तो 3 के बाद जो 2 है और 4 है, तो हमें देखना है कि अगली जो जनसंख्या किसकी कम है। तो हमें पता है कि अगली जनसंख्या चंपावत की यानी कम है, उसकी 2,59,315 है, यानी जो बढ़ गई। जैसे रुद्रप्रयाग में 2,36,857 के लगभग थी और चंपावत में 2,59,315 के लमसम है। तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। तो यहाँ पे हम देख लेंगे ऑप्शन 3 2 है, 3 4, यानी 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तब भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रुद्रप्रयाग में 2,36,000 के समथिंग थी 2011 की जनगणना में, चंपावत में 2,60,000 के समथिंग यानी 59,315 थी, बागेश्वर में 2,59,840 निकल पाई गई थी और उत्तरकाशी में 3,29,686 पाई गई थी। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला देख लेंगे, 10वां क्वेश्चन है 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर। तो दोस्तों इसमें लमसम आंसर दिया गया है, बाकी करेक्ट आंसर तो नहीं है, फिर भी लमसम आंसर हम इसको लगा देंगे। ऑप्शन हो जाएगा C 19.17। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिस पे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब जैसे अगला है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नागरिकृत जिले कौन से हैं। तो जो अभी उत्तराखंड बनने के बाद में जो सबसे ज़्यादा अपडेट हुआ है वो हमारा देहरादून में हुआ है, तो इसका आंसर देहरादून हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, जैसे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो ये सब कुछ दोस्तों जो अभी 2-3 क्वेश्चन पढ़े उस पर आदमी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मगर हम यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि माता टीला किस नदी पे बना है। तो पहले आंसर बता देते हैं कि माता टीला बेतवा नदी पर बना है। तो इसका दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो माता टीला है वो बेतवा नदी पर बना है। इस बांध यानी माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है जो वो एक बांध है जो 1998 में बनाया गया था। इसे उस समय यानी नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था और शायद ये गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बेतवा नदी ललितपुर ज़िले से निकलती है। इसका प्राचीन नाम बेत्रावती था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है कि यमुना की कौन सी सहायक नदी जो हमीरपुर में मिलती है। तो दोस्तों ये इसका सबसे वो है क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट। और इसके किनारे जो सबसे बेतवा नदी के किनारे जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है वो सांची और विदिशा है। तो दोस्तों जो सांची और विदिशा, सांची स्तूप वगैरह में पड़े होंगे, ये काफ़ी पुराने स्टेट हैं, यानी पहले पुराने ज़माने के नगर हैं। तो इसमें दोस्तों और भी दिए हैं, जैसे रिहन नदी, महानदी, यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में तो हमने बता ही दिया था, यमुनोत्री से निकलती है उत्तरकाशी के उत्तर 30 किलोमीटर उत्तर में बहती हुई, बाद में दिल्ली, मथुरा, आगरा और फिर प्रयागराज में गंगा से मिलती। तो रिहंद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो रिहंद नदी है
तो यह नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों हमें ये बहुत यानी याद रखना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक है। तो यह नदी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यह छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बहती है और इसी पर रेहन बांध बना हुआ है। दोस्तों जब कभी आगे आप पढ़ेंगे तो रेहन बांध भी आता है। चलिए अभी हमारे ये क्वेश्चन में नहीं है। महानदी के बारे में आपको बता देता हूँ। महानदी का प्राचीन नाम चित्रोपला था। दोस्तों कई पेपरों में पूछा गया है कि इनके पुराने नाम बताइए, पुराण यानी फलाने मतलब किसी भी ग्रंथ में इनको क्या कहा गया है। तो महानदी जो निकलती है वो रायपुर के समीप रायपुर के समीप एक धमतरी ज़िला है, जिसे सिहावा एक पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि महानदी में ही हीराकुंड बांध बना है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है। तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी के मुहाने में एलियाबेट द्वीप बना है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा कि किस नदी के मुहाने पर, तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर एलियाबेट बना हुआ है। एलियाबेट एक द्वीप है जो भरूच एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे ये द्वीप बना हुआ है। जब नर्मदा नदी अरब की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाके गिरती है तो वहाँ ये द्वीप बना हुआ है। तो नर्मदा के बारे में आपको बता दूं, नर्मदा नदी अमरकंठ पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है और यह एक ऐसी नदी है, सारी नदी आपने देखा होगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती, मगर ये एक नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सारी नदी आपने बंगाल खाड़ी में जाके देखा होगा गिरती हैं, मगर ये एक ऐसी नदी है जो यहाँ से निकलती है और ऐसे करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी नदी सारी ऐसे ऐसे करके पश्चिम की ओर यानी पूरब की ओर जाके गिरती हैं। तो आप देखेंगे कि एक नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर नर्मदा था। नर्मदा के किनारे आप देखें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो इंदौर से थोड़ी दूर में है, काफ़ी अच्छी जगह है। मैं भी जा नहीं पाया, उसके आसपास रहा हूँ, मगर कभी मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। तो इस पे दोस्तों कुछ और नदियाँ दे रखी हैं, जैसे गोदावरी है। गोदावरी नदी यानी जो दक्षिण भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्णता है। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी की बहुत महत्वपूर्णता है, वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह नासिक जिले के पास त्रयंबकम घाट से उत्पन्न होती है और उसकी लंबाई कितनी है, 1465 लंबाई है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो उपनदियाँ हैं वो इंद्रावती, मंजिरा और प्राणहिता हैं। इसी को लेकर थोड़ा और हम देखते हैं कि ये यानी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना होते हुए बहती है और फिर जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। मैं पूरा तो इसमें नहीं पढ़ा पाऊँगा, मगर तब भी मैं आपको इस नदी के किनारे बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं। जैसे आप देखेंगे ये नदी जो बहती है वो कहाँ कहाँ बहती है, यानी महाराष्ट्र यहाँ से कहीं से निकलती है और यहाँ से ये बना लेते हैं, यहाँ से निकलती है और ऐसे ये करके यहाँ पे मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे यानी जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मंजिरा वन अभयारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मंजिरा, सॉरी दोस्तों फ़ोन आ गया था, काट देता हूँ इसे। वीडियो चल रहा है हमारा, काट देते हैं। जैसे इसमें मैं ये बता रहा था काफ़ी वन्यजीव अभयारण्य हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,
पेंगांग वन जीव अभ्यारण्य। दोस्तों मैं अगला जब वीडियो लेके आऊँगा तो इन सबको मैप के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि ये कहाँ कहाँ यानी स्थित हैं। दोस्तों कभी भी हमेशा हमें मैप के ज़रिए ही पढ़ना चाहिए, जिससे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है तो ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बता पाऊँगा। तो बाकी इन नदियों के बारे में बाद में भी हम लोग पढ़ लेंगे। कावेरी नदी है, थोड़ा सा बता देता हूँ। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। मतलब कहाँ, ये कर्नाटक हो गया, ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है, मतलब यूँ करके बहती है। तो दोस्तों ये जो कावेरी नदी ऐसे बहती है। इसी में एक और ताप्ती नदी है जो क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वतों से निकलती हुई, सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पर, यहाँ से निकलती हुई बहती है, सॉरी, यहाँ से निकलती ही बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र के कुछ भाग होते हुए ये अरब सागर में निकल जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो दोस्तों अभी हम इतने ही क्वेश्चन लगाते हैं। अभी हमारे ये पेपर सॉल्व करना है। पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, अभी हम 13 ही क्वेश्चन लगा पाए। थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके हम पार्ट 1 2 3 4 बनाएंगे। मगर दोस्तों इसमें अगर आप फिर से रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो इसमें जो 13 क्वेश्चन हैं, इसी में हम लोगों ने कम से कम, अगर इस देखेंगे आप तो हम 150 से 200 क्वेश्चन हम इस पे राइज कर चुके हैं, बन चुके हैं, आपके तैयार हो चुके हैं कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे इस चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए, तो मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। चूँकि मैं भी ड्यूटी करता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं आपके लिए समय निकालता हूँ। तो दोस्तों आप अगर आप मुझे बताएंगे कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं और कोशिश करूँगा और बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।